नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे ध्वनि और वर्ण में अंतर। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने एक वीडियो ध्वनि के ऊपर बना रखी है और वर्ण के ऊपर भी एक वीडियो अलग से हमने बना रखी है। आज हम करेंगे ध्वनि और वर्ण में अंतर। तो आज हम इन दोनों में अंतर समझेंगे दोस्तों। बहुत से ध्वनि और वर्ण को एक ही समझ लेते हैं दोस्तों, लेकिन इनका अगर हम बारीकी से अध्ययन करते हैं, बारीकी से इनको पढ़ते हैं, तो इनमें भी मुख्य रूप से अंतर पाए जाते हैं दोस्तों। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं ध्वनि और वर्ण में अंतर। ठीक है दोस्तों, ये तो है हमारी ध्वनि और ये हैं वर्ण। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं ध्वनि और वर्ण। ध्वनि और वर्ण मूल रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई के ही दो रूप हैं। ठीक है दोस्तों, ध्वनि और वर्ण मूल रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई के ही दो रूप हैं दोस्तों। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों? ये तो हो गई हमारी भाषा। ठीक है, ये हो गई भाषा। और इस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों, वे दो हैं। एक तो है मौखिक, ध्यान से देखना, एक तो है मौखिक और दूसरी है लिखित। यहाँ बताया गया है भाषा की सबसे छोटी, हमारी भाषा है हिंदी, तो भाषा की सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, यहाँ सबसे छोटी की बात हो रही है, भाषा की सबसे छोटी इकाई की बात हो रही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई के ही दो रूप हैं, एक तो है मौखिक और दूसरा है लिखित। ठीक है दोस्तों, अब मौखिक कौन सा है? मौखिक होता है ध्वनि, जो कि हमारा ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और लिखित होता है दोस्तों वर्ण। लिखित होता है वर्ण। भाषा की मूल रूप से सबसे छोटी जो इकाई है दोस्तों, वे दो हैं, एक मौखिक एक लिखित। ठीक है दोस्तों, और मौखिक है ध्वनि और लिखित है वर्ण। अब मौखिक क्या होता है? मौखिक होता है दोस्तों जिन्हें हम अपने मुख द्वारा बोलकर प्रकट करते हैं, वो होता है मौखिक। ठीक है दोस्तों, मौखिक यानी कि बोलना, मुख द्वारा बोलकर प्रकट करना, वो होता है मौखिक। और लिखित होता है लिखकर प्रकट करना। जब हम बोली गई बात को या बोले गए किसी भी वर्ण को या शब्द को लिखकर प्रकट करते हैं, तो वो होता है दोस्तों लिखित, भाषा का लिखित रूप। ठीक है, तो ये हो गया भाषा की सबसे छोटी दो इकाई हैं, मौखिक यानी कि बोलकर प्रकट करना, बोलना, और दूसरा है लिखित यानी कि लिखकर प्रकट करना। तो बोलेंगे क्या? ये ध्वनि हो गई, और लिखकर प्रकट करते हैं हम वर्ण को। ठीक है दोस्तों, तो ये लाइन हमारी हुई क्लियर। ध्वनि और वर्ण मूल रूप से, ये ध्वनि और वर्ण मूल रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई के ही दो रूप हैं। ये दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। ये भी सबसे छोटी इकाई है और ये भी, दोनों ही भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनमें जो मुख्य अंतर है, आज हम वही समझ रहे हैं, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनमें अंतर क्या है। इनको एक ही समझ लिया जाता है दोस्तों, लेकिन इनमें भी मुख्य अंतर पाए जाते हैं। ध्वनि, इसमें पहला अंतर होता है दोस्तों मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज। मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। हमारे मुख से जो भी सबसे छोटी आवाज निकलती है दोस्तों, और उस सबसे छोटी आवाज के यदि कोई टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो वह सबसे छोटी इकाई ही, वह सबसे छोटी आवाज ही ध्वनि होती है।
मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे ध्वनि कहते हैं, जैसे ए, क, मैं, आ। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, आप सोचते होंगे कि हमने पहली वीडियो में बता रखा है कि क के नीचे हमने ये क्यों लगा रखा है, हलंत लगा रखा है, मैं में हलंत क्यों लगा रखा है। ध्वनि की जो वीडियो बनाई है दोस्तों, उसमें हमने इन सब चीज़ों को क्लियर कर रखा है, लेकिन हम फिर से यहाँ पर बता देते हैं इनको एक बार थोड़ा सा। जैसे कि क है, अगर हम यहाँ पर दोस्तों पूरा क लिखेंगे, अगर हमने यहाँ पर पूरा क लिख दिया, यहाँ पर बात किस चीज़ की हो रही है कि मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज़ जिसके और टुकड़े न किए जा सकें, जिसके और टुकड़े न किए जा सकें। लेकिन अगर हम इस क को पूरा लिखेंगे तो इसके तो और टुकड़े हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं दोस्तों? दोस्तों ये है व्यंजन, ये है व्यंजन, ठीक है। और इसके प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए की ध्वनि होती है, प्रत्येक व्यंजन के अंदर स्वर जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए वह पूर्ण वर्ण लिखा जाता है, पूर्ण अक्षर लिखा जाता है। तो इसके अंदर भी जो है हमारा ए स्वर छिपा हुआ है, क। ठीक है दोस्तों, क जैसे कि क है, लास्ट में ए की इसमें हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब इसमें से हम ए को अलग कर देते हैं, जैसे कि क, नीचे लगा हलंत, ठीक है, और यहाँ पर आ गया ए। ठीक है दोस्तों, इस क से हमने जब इस ए को अलग कर दिया तो हमारा ये बचेगा ऐसा हलंत वाला क, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस क के और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते दोस्तों, इसलिए ये है हमारे मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज़ जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही तो ध्वनि है, जो कि सबसे छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, ये है सबसे छोटी इकाई। इसी प्रकार मैं भी होगा दोस्तों, हर प्रकार का वर्ण, हर प्रकार की ध्वनि व्यंजन ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक जो अंतर है इनके अंदर वो क्लियर हुआ ध्वनि का। मुख से निकलने वाली वह सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किए जा सके उसे ध्वनि कहते हैं, जैसे ए, क, मैं, आ। अब है दोस्तों वर्ण। अब ध्यान से देखना दोस्तों, इनमें बहुत बारीक अंतर होता है, वही यहाँ पर हमने समझना है, यहाँ पे ध्यान देना। अभी हमने किया ये मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज जिसके और टुकड़े न किया जा सके। अब यहाँ से देखो, मुख से निकलने वाली सबसे छोटी ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देखना। मुख से निकलने वाली ध्वनि क्या था? मुख से निकलने वाली सबसे छोटी आवाज थी जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? मुख से निकलने वाली जो सबसे छोटी आवाज थी, जब हमने उसको लिख दिया तो वो वर्ण हो गया। ठीक है दोस्तों, इनमें इतना ही अंतर है। हमने बोला तो वर्ण, हमने बोला तो ध्वनि, और अगर लिख दिया तो वर्ण। मैंने बोल दिया जैसे कि ए, क। ठीक है दोस्तों, ए, क। अगर हमने ये बोला तो ये हो गई केवल ध्वनि, लेकिन अगर मैंने बोल दिया क तो ये हो गया वर्ण। ठीक है दोस्तों, इनमें इतना ही अंतर है। इसमें केवल मुख से निकलने वाली ध्वनि है जो उनको केवल बोला जाता है। ठीक है, और जिनको बोला जाता है उनको अगर लिख दिया जाए तो वे हो जाते हैं हमारे वर्ण। ठीक है, इसीलिए दोनों भाषा की इन्हें सबसे छोटी इकाई कहा गया है। क्यों? क्योंकि दोनों ही छोटी इकाई हैं। एक तो बोलने वाली सबसे छोटी इकाई है, एक लिखने वाली। अगर कोई पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हम पूछ सकते हैं कि दो हैं, आपको कौन सी चाहिए, मौखिक या लिखित। ठीक है दोस्तों, हम पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी वाली सबसे छोटी इकाई चाहिए, पहले ये बताओ। अगर आपको मौखिक चाहिए तो मौखिक होती है ध्वनि, अगर आपको लिखित चाहिए तो लिखित होता है हमारा वर्ण। ठीक है दोस्तों, तो एक अंतर हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। अब आते हैं अंतर नंबर 2।
ये मौखिक होती हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने अभी बताया था, ये मुख से निकलने वाली आवाज होती हैं। ठीक है, इसलिए ये मौखिक होंगी। जब हम इनको लिख देते हैं तो लिखित हो जाती हैं, तो ये लिखित होती हैं। मतलब इनको केवल बोला जाता है। अगर ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तो ये उनका लिखित रूप हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था, तो ये अंतर नंबर हो गया 2। अब तीसरे पे आते हैं दोस्तों। इन्हें, ये जो ध्वनि है, इन्हें कानों से सुना तो जा सकता है, इन्हें कानों से सुना तो जा सकता है, लेकिन आंखों से देखा नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्या मतलब हुआ? इन्हें कानों से सुना तो जा सकता है, यानी कि क्योंकि ये केवल ध्वनि है, ये केवल आवाज है, ये केवल आवाज है जिनको हम बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह सबसे छोटी आवाज है। यह क्या है? सबसे छोटी आवाज है, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको हम बोलकर प्रकट करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसको हम बोलकर प्रकट करते हैं। तो आवाज को हम देखेंगे कैसे? आवाज को तो केवल हम सुन सकते हैं, इसलिए आवाज को केवल सुना जा सकता है, कानों से सुन सकते हैं, लेकिन आंखों से देख नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, इन्हें कानों से सुना तो जा सकता है, इन्हें कानों से, ध्वनि को कानों से सुना तो जा सकता है, लेकिन आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे कि अभी मैं बोलता हूँ यहाँ पर कि प, फ, ब, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको लिखे हुए तो कोई दिखे नहीं होंगे, इसलिए इनको सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। इसके विपरीत होंगे ये, इन्हें आंखों से देखा तो जा सकता है। जो वर्ण है दोस्तों, ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण है। अगर हमने ए बोला तो हमने ए लिख दिया, अगर क बोला तो लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इसलिए इन्हें आंखों से हम देख तो सकते हैं, इन्हें आंखों से देखा तो जा सकता है, लेकिन कानों से सुना नहीं जा सकता। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा, ध्यान से देखो। उन्हें आप आंखों से देख तो सकोगे, लेकिन सुन नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर 2 वर्ण लिखे हैं, उनके नाम अभी तक नहीं बोले। एक तो ये लिखा है और दूसरा ये लिखा है। आपने देखा तो जरूर होगा, लेकिन सुना ही नहीं दिया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इन्हें वर्णों को आंखों से देखा तो जा सकता है, लेकिन कानों से सुना नहीं जा सकता। अगर हम इनको बोलेंगे तो ये ध्वनि बन जाएंगे दोस्तों। जैसे कि बोला ब, ब। ठीक है दोस्तों, तो ये बन गई ध्वनि। अब आपने इन्हें सुना तो ये ध्वनि हो गई, लेकिन वर्ण तो लिखित रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा तीसरा। अब आता है दोस्तों ध्वनि का चौथा अंतर। ध्वनि और वर्ण का चौथा अंतर, के इनमें चौथा क्या है? इसका अस्तित्व क्षणिक होता है। ठीक है दोस्तों, इनका अस्तित्व क्षणिक होता है। क्षणिक, क्षणिक का मतलब होता है कुछ ही क्षण के लिए। ठीक है, जैसे कि मैं इतना कुछ बोलता जा रहा हूं दोस्तों, अगर मैं इसको लिख कर ना समझाऊं तो आप कितना याद रख पाओगे? थोड़ी देर के लिए ही, जितना मैं बोलूँगा आप उसको थोड़ी ही क्षण के लिए, कुछ ही क्षण के लिए याद रख पाओगे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए ध्वनियों का जो अस्तित्व होता है वो क्षणिक होता है, कुछ ही देर के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। क्षणिक का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। इसी प्रकार जो वर्ण हैं दोस्तों, क्योंकि इनको हम लिख कर प्रकट करते हैं, इनको ये लिखित होते हैं, इसलिए इसका अस्तित्व स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमारी बुक छपी रहती हैं या हमें कुछ चीज़ याद करके रखनी होती हैं, तो उनको हम लिख कर रख लेते हैं, चाहे कहीं भी लिख कर रखें, क्योंकि जो लिखावट होती है दोस्तों, जो लिखित रूप होता है वो स्थायी होता है, और जो वर्ण होते हैं वही लिखित होते हैं। इसलिए जो वर्ण होते हैं वे स्थायी होते हैं, इनका अस्तित्व स्थायी होगा। ध्वनियों का अस्तित्व क्षणिक होता है और वर्णों का अस्तित्व स्थायी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम ध्वनि और वर्ण के 5वें अंतर पे।
ध्वनियों को बोलने के लिए किसी लिपि की आवश्यकता नहीं होती। अब जो भी हम बोल देते हैं दोस्तों, उसमें किसी में बिंदु लगती है नीचे, किसी में ऊपर, जैसे में है, इस में उसमें ऊपर बिंदु लगती है, लेकिन हम बोलते टाइम इन चीज़ों का, लिपि का ध्यान नहीं रखा जाता। इसलिए बोलते समय किसी प्रकार की कोई लिपि की आवश्यकता नहीं होती। हम कुछ भी अपनी बोली में बात करते हैं, किसी की स्थानीय बोली होती है, किसी की अपनी भाषा होती है, जिसमें भी हम बात करते हैं मिली जुली भाषा का हम प्रयोग करते रहते हैं। इसीलिए ध्वनियों के उच्चारण में किसी लिपि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनियाँ होती हैं, जो उच्चारित ध्वनि हैं दोस्तों, इनको लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता होती है। और जो हमारी हिंदी वर्णमाला है दोस्तों, वह देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, हमारी जो हिंदी वर्णमाला है, हिंदी के जितने भी वर्ण हैं वे देवनागरी लिपि में दोस्तों लिखे गए हैं। ध्वनियों को लिखने के लिए लिपि की आवश्यकता होती है और हिंदी वर्णमाला के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला के वर्ण देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ये थे दोस्तों हमारे आज के वर्ण और ध्वनि के मुख्य अंतर, जिनको हमने आसान भाषा में सरल करके आपको समझाया है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।